शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, गणमान्य अतिथियों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकगण, जिनका हम सब लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ में नृत्य देखा, बाल भवन से आए हुए प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सबको जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बधाई। हम सब लोग जानते हैं कि आज के दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। एक सिलसिला शुरू हुआ इसी राष्ट्रपति भवन में। एक राष्ट्रपति जी, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, यदि हम कह सकते हैं कि ही वॉज अ माइलस्टोन, न जाने कितने विश्वविद्यालय में वो रहे। उनके जन्म दिवस के अवसर पर देश ने जो सम्मान दिया था, वो शिक्षकों का सम्मान दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये परंपरा केवल आज़ाद हिंदुस्तान में ही प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि भारतीय संस्कृति का ये मूल तत्व है, जिसमें हम सब मानते हैं कि शिक्षक का स्वरूप एक देवता के तुल्य होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा साक्षात पारब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवै नमः। अर्थात गुरु की जो श्रेणी को उन देवताओं और पारब्रह्म की श्रेणी में भी रखा गया। वैसे भी हम सब लोग बचपन में जो संस्कार मिलते हैं, उसमें भी कहा जाता है कि हमारा जो प्रथम गुरु होता है, माँ होती है, पिता होते हैं, उसके बाद में जो तीसरा गुरु का जिसको दर्जा मिलता है, वो शिक्षक को मिलता है। ये बहुत बड़ा पद है। और जैसा कि प्रकाश जी कह रहे थे, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंच जाए, आखिर उसको कहीं ना कहीं से तो शिक्षा मिली है। हम सब ये भी जानते हैं कि इस देश में अनेकों ऐसे शिक्षाविद हुए हैं जिनका जीवन अनुकरणीय है। रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए। कहा जाता है कि बापू जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो दिल्ली में मंदिर मार्ग पर एक वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर वो रहते थे और वहाँ के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। इसके साथ साथ राष्ट्रपतियों में यदि हम देखें तो वो परंपरा चली आ रही है। राधाकृष्णन जी के बाद में शिक्षाविद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब हुए। मेरे पूर्ववर्ती प्रणब मुखर्जी साहब, वो भी मूलतः शिक्षक थे और यहाँ पर उन्होंने एक परंपरा डाली थी कि वो बच्चों के स्कूल में जाते थे, पढ़ाते थे। उस दिन, आज के दिन, ये शिक्षक मूल रूप से जो उनका दायित्व मिला है, किसी बच्चे का जीवन संवारने का, वो बहुत बड़ा दायित्व है। माँ बाप से भी बढ़कर के दायित्व है।
और इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ, यू ले द फाउंडेशन ऑफ ए चाइल्ड। ए फाउंडेशन, नींव का पत्थर वो एक बच्चा हो सकता है, लेकिन नींव का पत्थर कैसा रखना है, किस तरीके से रखना है, वो यदि सोचता है कि इस बच्चे का भविष्य का यहाँ से आज से लेकर के और लगभग इस राष्ट्र को समर्पित करने की जो भावना है उस बच्चे में, वो आगामी इस देश में 80-90 साल तक यदि वो सेवा कर सकता है राष्ट्र को समर्पण के साथ में, वो जो नींव का पत्थर एक बच्चा हो सकता है, लेकिन उस पत्थर को रखने का काम जो है वो शिक्षक का है। आपका बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन उस दायित्व को बनाए रखना ये केवल हम समाज से अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी तो बहुत सारी बातें आती हैं, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं शिक्षा में सुधार, और ये मैं कहता हूं कि ये जो जनता की आवाज़ आ रही है कि शिक्षा में सुधार की जब बात कही जा रही है, तो वो सही मायने में शिक्षकों में सुधार, वो लोक लाज के कारण नहीं कहा जाता। लेकिन हम आज आप सबको और पूरे देश के शिक्षकों को आगाह करना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। यदि शिक्षा में गिरावट आ रही है, वो किसके कारण से? हमें अपनी भूमिका के महत्व को समझना है। आज आपको जो पुरस्कार मिले हैं, लाखों शिक्षकों, आपके जो भाई हैं, उनको आप पीछे छोड़ करके आ गए, आपको मिला है, और इस दायित्व का निर्वहन करना है सही मायने में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करेंगे। एक शिक्षक को हमेशा शिक्षक के नाते ही देखा जाता। राधा कृष्णन जी हुए, लोग राष्ट्रपति जी पद की दृष्टि से कहते थे, लोग उनको हमेशा शिक्षक की दृष्टि से देखते रहे। अब्दुल कलाम साहब, उनको भी इसी दृष्टि से देखते रहे। रविंद्रनाथ टैगोर को, उनका हम जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उनको हमेशा शिक्षा की दृष्टि से ही उनको देखा जाता था। राधा कृष्णन जी बार बार कहा करते थे कि एक शिक्षक को जीवन पर्यंत शिक्षार्थी ही रहना चाहिए। वैसे तो ये बात हर किसी के बारे में लागू होती है, क्योंकि जब व्यक्ति सोच लेता है कि मैं सब कुछ हूँ, then he completely closes his not only eyes but his mind also। फिर अपने विकास की जो गति है, विकास की धारा है, उसको वहाँ पर रोक लगा देता। और जिस दिन हम सब, विशेष करके आप सब लोग, इस देश के शिक्षार्थी ये मान करके चलेंगे कि हमें जीवन पर्यंत सीखना है, और सीखने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि जो हमने सीखा था अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट तक, और वहीं तक यदि हमने अपने को सीमित रखा, तो बीच में जो 20 और 25 साल का एक अंतराल आया है, उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे। नई जनरेशन आएगी, वो हमसे एक्सपेक्ट करेगी कि नई बातें, लेकिन जो कुछ हमने सीखा वो तो 25 साल पहले सीखा था। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद हमारा जो सही मायने में दायित्व है उसमें हम पीछे रह जाएंगे। मित्रों, भारतीय परंपरा में शिक्षा और शिक्षा के साथ दीक्षा एक पाठ्यक्रम होता है, पुस्तकों का पाठ्यक्रम। स्वाभाविक है, यू आर पेड फॉर इट,
वो पूरा करना है। हम सब लोग देखते हैं कितनी हॉलीडेज़ हैं, कितने वर्किंग डेज़ हैं, उन सबको मिला करके, और हम जाते हैं क्लासेस में, वो 30 मिनट्स का पीरियड होता है, 40 मिनट्स का हो सकता है, 45 मिनट्स का पीरियड अटेंड करके हम फिर वापस जाते, दूसरी क्लास में जाते, फिर तीसरी क्लास में, ये हमारा क्रम चलता है। और उसके बाद में हम सब लोगों का अवकाश। हम सब लोग जानते हैं भारत एक विविधता वाला देश है। एक प्रकार की विविधता नहीं है, सामाजिक विविधता है, आर्थिक विविधता है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, और इन सब के बीच में, इस विविधता में हर बच्चे को एक धारा में ले आएं, मुख्य धारा में ले आएं, एक रूपता का उसको यदि हम स्वरूप पहना सकें, तो ये और किसी का काम नहीं है, शिक्षक का काम है। और हम देखते हैं कि जो विभिन्न हमने आपको थोड़ा सा ये आपके समक्ष जो रखा, कि जो विभिन्न धाराओं से, विभिन्न भूमिकाओं से निकल करके बच्चे आते हैं, अब उसी में हम देखते हैं कि उनका मानसिक स्तर भी अलग अलग होता है। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पृष्ठभूमि उनकी बहुत पुअर होती है, गरीबी भी है, सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं। उनकी तुलना यदि हम करेंगे, आपकी ही क्लास में बहुत सारे जो कि जिनकी पृष्ठभूमि नगरीय है, अर्बन है, वो बच्चे आते हैं, साधन संपन्न परिवारों से आते हैं। वो आते हैं, अपने साथ में लंच लेकर नहीं आते हैं, स्कूल की कैंटीन में खाते हैं। लेकिन जो उस ग्रामीण परिवार से आते हैं बच्चा, वो कुछ लेकर के आता है, अपने घर से लेके आता है, बिकॉज ही कांट अफोर्ड टू हैव इज ब्रेकफास्ट और लंच एट द स्कूल कैंटीन। और उसको लगता है वहाँ पर 10 रुपया देना पड़ेगा, उसके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते। अब उनमें एक रूपता लाने का जो जिम्मा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप निभाते हैं, सक्षम हैं। कभी हमने पुरानी व्यवस्था को यदि आप देखेंगे, उस समय क्या होता था कि स्कूल क्लास में यदि एक कमज़ोर बच्चा होता था और जो उसका बैकग्राउंड बहुत पिछड़ा होता था, उस बच्चे को जो क्लास टीचर होता, जिसको क्लास टीचर, बाकी तो टीचर्स आते अपने अपने क्लास की, बेसिक ये जिम्मेदारी क्लास टीचर की होती है, वो उस बच्चे को सबसे आगे बिठाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये बच्चा अगर हमारी हमेशा देख रेख में रहेगा तो इसको हम एक रूपता दूसरों के बराबर पर ले जा सकते हैं। और यदि उसके साथ कुछ भी इस प्रकार का नहीं, जो आया जहाँ पर भी बैठ गया तो बैठ गया, और स्वाभाविक है जो बच्चे मेरिट में आगे होते हैं वो आगे बैठने की कोशिश करते हैं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक और परंपरा थी पहले कि हर बच्चे के पारिवारिक पृष्ठभूमि को हमें जानना, न केवल उसको बुला करके अपने रूम में, बल्कि उसके यदि हो सके तो उसके पेरेंट्स से मिलना, और पेरेंट्स के माध्यम से यदि हम उसके परिवार तक पहुंच सके, उसके घर तक पहुंच सके, मुझे लगता है कि यू कैन डू ए वंडरफुल जॉब। आप कभी इस प्रयोग को करके देखिए, ये प्रयोग पहले होता रहा है, लेकिन आज हम सब लोगों की स्वार्थपरता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी आज की भाग दौड़ जो मैकेनिकल लाइफ है उसको सबको लगता है, टीचर को भी, वो मेट्रो से जाएगा, बस से जाएगा, उसको भी लगता है हमें भी घर पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है। वो पृष्ठभूमि को जाने बिना हम उन बच्चों में एक रूपता नहीं ला सकते। हमें क्या पता कि जो बच्चा आपके पास आया है वो सुबह नाश्ता घर से करके आया कि नहीं आया, आज उसको डांट पड़ी या नहीं पड़ी, वो घर का भी काम करता है। मैंने देखा है गांव में हमारे बच्चे जो हैं पहले घर का काम करते हैं,
वो कहते हैं जिनके पास पशु होते हैं उनको माँ बाप कहते हैं कि पहले बेटे आप इन गायों को चारा दे करके जाइएगा, दूध दूहना है दूध दूह लीजिएगा पहले, अर्थात घर के काम में भी वो हिस्सा बटाता है। उसके बाद फिर जल्दी से तैयार होता है और आपके क्लास में आ जाता है। और एक दूसरा बच्चा, एवरीथिंग ही गेट्स रेडी, सब कुछ मिलता है, उसके माँ बाप भी आते हैं, स्कूटर से छोड़ते, मोटरसाइकिल से, कार से आते, छोड़ देते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। ये जो एक डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी को कम मिनिमाइज, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सबको एक उसमें ला सकते हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज करने का यदि हम बीड़ा उठाएं तो मुझे लगता है हम कर सकते हैं। और मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा, और यहीं से शुरू होता है जो दीक्षा पाठ्यक्रम जो होती है, पाठ्यक्रम के अंदर जो है वो तो शिक्षा में हम लाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के बाहर की बातों को कभी जब हम बच्चे को बुला करके उसकी पृष्ठभूमि जान करके उसके परिवार में जा करके उसको देखें कि किन हालात में वो रहता है बच्चा, उसके यहाँ बिजली है कि नहीं है, बिना बिजली के वो पढ़ता है, और फिर उससे हम अपेक्षा ये करें कि वो जो आपके क्लास में टॉप करता है बच्चा, उसके साथ में वो बराबरी करे, तो नहीं कर सकता है। और हमें इन चीज़ों का जब तक व्यक्तिगत ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ कि शायद हम न केवल अपने प्रति अन्याय कर रहे हैं बल्कि हम अपने दायित्व के प्रति अन्याय कर रहे हैं। आपका जो रोल है, रोल मॉडल कहते हैं कि हमें रोल मॉडल बनना बच्चों के सामने, और एक रोल मॉडल हम तब बन सकते हैं अपने दायित्व के प्रति न्याय करें जो हमारा एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सेलेंस होता है आप में, लेकिन वो आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं बिखरे नहीं, बिखरने लगती है। जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, लोगों में लगता है कि स्कूल में जो तनख्वाह मिलती है वो कम मिलती है, आइए कुछ बच्चों के साथ शेयर कर लें। वो बच्चे आ सकते हैं जो कि ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में विद्या को कभी बेचा नहीं जाता था, इसको विद्या दान कहते थे। दान देने वाला, उसकी जो श्रेणी होती है समाज में, सर्वश्रेष्ठ समाज, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कही जाती। दान वही दे सकता है जिसके पास कुछ है। उसको यदि हम कोचिंग और ट्यूशन के रूप में बदल देंगे उस दान को, तो मुझे लगता है कि एक व्यापारी और एक शिक्षक में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो व्यापारी तो फिर भी वो दूसरे चीज खरीदता है और बेच देता है, आप तो उस चीज को बेचने जा रहे हैं या बेचने में लगे हुए हैं। मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इन चीजों में इन्वॉल्व है मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनकी श्रेणी तो मैं समझता हूं कि व्यापारी से भी गिरी हुई है, क्योंकि आपको जो समाज से मिला है, आपको अपने गुरु से मिला है, आखिर आप यहां तक पहुंचे हैं, हम सब लोग जो यहां पहुंचे हैं, वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। और ये जो इसके पहले मैंने थोड़ा सा निवेदन किया था कि जब ये कहा जाता है ना कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा के स्तर में गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि हम अपना दायित्व जो है उससे विमुख हो रहे हैं। अभी मैं बिहार का राज्यपाल था, तो एक राज्यपाल होने के नाते, बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग द गवर्नर, आई हैपन टू बी द चांसलर आल्सो, लगभग 15 यूनिवर्सिटीज। तो मैं देखता था, जब मैं पूछता था कि
यहाँ के जो टीचर्स, मैं टीचर्स ही कहता हूँ, वो भले आपका श्रेणी अलग अलग होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, मैं पूछता था कि भाई इनको कितना मिनिमम कितना मिलता है, तो बताया जाता था बिहार जैसा गरीब राज्य जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो यूजीसी के मानक हैं, सबको मिलेगा, 1.5 लाख से शुरू होता है। और उसके बावजूद फिर हम उन्हीं कामों में लिप्त होने की मानसिकता को रखते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। इस आपका जो ओहदा है, स्टेटस है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। ईश्वर से भी ईश्वर के पास पहुंचाने में यदि कोई सक्षम है तो वो ये सोचता है कि मैं अपने आप नहीं पहुंच गया हूं, इसमें हमारे गुरु की अहम भूमिका है। और इसलिए उसने अपने गुरु को अधिक महत्व दिया है ईश्वर से भी, क्योंकि यदि गुरु ना होता, और यही मैं बात आज जो प्रकाश जी कह रहे थे कि हम सब लोग जहाँ पर पहुँचे हैं, शायद हम ना पहुँच पाते, ना आप पहुँच पाते, ना हम पहुँच पाते, यदि हमारे जीवन के निर्माण में शिक्षक की भूमिका ना होती। मैं अंत में यही कहूँगा कि हमारे बच्चे मत इस पे जाइए कि उसको डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, किस धारा में जाएगा मत, एक वो अच्छा इंसान बने। और मुझे लगता है कि आदरणीय शिक्षकगणों, आपकी भूमिका वहीं समाप्त हो जाएगी यदि वो अच्छा इंसान बन जाता है। अच्छा इंसान बनेगा तो शिक्षक भी बनेगा, तो अच्छा शिक्षक बनेगा। वो अधिकारी बनेगा तो अच्छा अधिकारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, राजनेता भी बनेगा तो अच्छा राजनेता बनेगा। और इससे आगे मैं कहूँ कि ये जो देश में तमाम विविधताएं हैं, मैं कहता हूँ कि यदि एक अच्छा इंसान होगा तो वो हिंदू होगा तो अच्छा हिंदू बनेगा, अच्छा मुस्लिम होगा तो वो अच्छा मुस्लिम बन कर के रहेगा। हमें जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी दायित्व से जुड़ी हुई हैं, ईमानदारी और प्रामाणिकता। हम समझते हैं कि शायद हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो हमें फॉलो नहीं करते, वो बहुत फॉलो करते हैं एक एक चीज़ को, लेकिन आपके सामने नहीं कहेंगे, वो हर चीज़ को देखते हैं। और यदि शिक्षक का जीवन यदि अनुकरणीय नहीं है तो वो फिर राजनेता बनेगा, जो भी बनेगा, फिर उसको हम यदि टोकते हैं कि नहीं ये गलत है, तो मुझे लगता है कि गलती वहाँ से नहीं शुरू होती है, गलती यहाँ से शुरू होती है। समाज को हमें वापस देना है। आज हम जो कुछ भी हैं समाज के कारण, समाज ने हमें दिया है, शिक्षक ने भी दिया है, माँ बाप ने भी दिया है, पड़ोसियों ने भी दिया है, रिश्तेदारों ने भी दिया है, सरकार ने भी दिया, सब ने दिया है। और मैं तो कहता हूँ कि जब एक बालक रेलवे स्टेशन पर चल कर के और किसी विश्वविद्यालय में जाता है तो वो शायद उसका रेलवे स्टेशन पर यदि जो कुली भी उसका इतना लगेज उठा करके जब उसका पहले प्रवेश होता है, सब कुछ ले जाता है, तो वो कुली ने भी आपको कुछ दिया है। भले वो लगता है कि नहीं नहीं
यदि वो नहीं होगा तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इन एनी इवेंट वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। किस फॉर्म में देते वो मैं नहीं कहता, मैं आप सबकी विजडम पर छोड़ता हूं, और ये सब आज आप कर रहे हैं। मैं आप सबको, मैंने अपने पहले उद्बोधन में भी कहा था शिक्षकों के लिए कि आप इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं। आज मैं उसकी फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि यू आर दी बेस्ट कैटेगरी ऑफ नेशन बिल्डर्स, बेस्ट कैटेगरी। आज के दिन को मैं सौभाग्य मानता हूं अपना कि मुझे आप सबसे सीधे रूबरू होकर के कुछ अपनी बातें थी शेयर करने का मौका मिला। आप सबका जीवन उज्जवल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।